वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और हम देखते ही देखते क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। हमारा ये 11th का जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो खत्म होने वाला है। तो आज का हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और इसको हम ज्यादा से ज्यादा दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसको समझ लेंगे। तो आज हमारा पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर हम समझने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में दो मार्केट हम लेके चलेंगे, जिसमें एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो मेरे वीडियो के संग लास्ट तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट वो प्लेस होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। मार्केट ऑब्वियसली एक मार्केट सिंपल सा शब्दों में जहां पर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं और जहां पर सेलर अपना सामान बेचने के लिए अवेलेबल होता है, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज में भी वही चीज आ जाएगी। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर यूजुअली बायर्स एंड सेलर्स कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर इकट्ठे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये हो गया कि मार्केट क्या होता है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मार्केट हैं वो कैसे मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट हमारा है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसको मैं जो भी इसकी मीनिंग थी वो मैंने एक कुछ 4-5 पॉइंट्स में इसको उसको कर दिया है डिवाइड, जिससे इजी हो जाएगा आपको समझने में। उसको एक शॉर्ट मैंने समराइज्ड कर दिया है, जिससे उसको फिर आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसमें कंपटीशन है, नाम से ही समझ पा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन है। तो अगर ज्यादा लोग होंगे तभी एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में बिल्ड हो पाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि डील करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि शेप, कलर, साइज हर चीज में बिल्कुल सिमिलर और एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इसमें बिल्कुल भी 0% होता है कि कोई भी डिफरेंशिएशन या कोई भी इनमें फर्क होगा। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से हो गए, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में दो कौन से जरूरी पॉइंट्स हो गए, एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि डील करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यानी एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट्स में यहाँ पर डीलिंग होती है। सिंपल सी बात है, अगर सेम प्रोडक्ट्स होंगे तभी तो कंपटीशन हम बिल्ड कर पाएंगे। अगर एक दूसरे से डिफरेंट प्रोडक्ट है तो एक दूसरे के मार्केट के बीच में आएंगे ही नहीं, एक दूसरे की सेल के बीच में नहीं आएंगे, तो फिर वहां पे कंपटीशन कैसा। तो इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि डील करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में, और इस मार्केट में जो प्राइजेस होती है वो मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, डिमांड और सप्लाई, वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाएगा। कोई इसमें, क्योंकि इसमें देखो लास्ट मैंने ये भी लिखा है, फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। जो फर्म होता है वो अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करता कि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्रॉपर इंडस्ट्री डिसाइड करती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहिए। तो उसी प्राइस पे वो सारे जो फर्म्स होती हैं उसको फॉलो करती हैं और उस प्रोडक्ट को वो सेल आउट करती हैं। इसीलिए इसको होमोजीनियस इसीलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। एक तो सिमिलर हमारा प्रोडक्ट है, फिर सिमिलर ही हमारी प्राइसेस हो जाएंगी। तो बहुत ही कट टू कट कंपटीशन होता है इस मार्केट में कि किस तरीके से कौन सा सेलर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट सेल कर पाएगा, किस यूएसपी के बेसिस पे, वो डिसाइड करना फर्म का काम होता है। तो इजीली हमने समझ लिया परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर जो कि डील करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में, और जो प्राइजेस होती हैं वो डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। फर्म प्राइस मेकर नहीं होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। अब हम फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो सबसे पहला क्या है,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो कि हमने इसकी मीनिंग में भी पढ़ा था, वो पॉइंट अब यहाँ पर भी आ जाएगा। आप जब मीनिंग बताएंगे परफेक्ट कंपटीशन का तो उसको पैराग्राफ में इंक्लूड कर देंगे, और उसके साथ में जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो उसको अलग से पॉइंट में दिखा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने पहले ही समझ लिया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, साइज, वेट, शेप, हर चीज में एकदम सेम होते हैं। इसमें 0% होता है कि कोई इसमें फर्क होगा या कोई डिफरेंशिएशन होगा इन प्रोडक्ट्स के बीच में। परफेक्ट नॉलेज क्या होता है कि जो सेलर है उसको और बायर उसको अच्छे से नॉलेज है कि कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस प्राइस में अवेलेबल है। तो कोई भी सेलर जो है वो यहाँ पर धोखा नहीं कर सकता, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, किसी भी अपने हिसाब से, अपने बायर के हिसाब से अपने प्राइजेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता कि किसी को 10 रुपए में दे दिया तो किसी को 15 रुपए में दे दिया और किसी को 8 रुपए में दे दिया वही सेम प्रोडक्ट। तो बायर को बहुत ही परफेक्ट नॉलेज होती है कि अगर जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है मार्केट में तो उसकी क्या उसकी प्राइस है। तो वो जो यहाँ पर जो परफेक्ट नॉलेज होती है सेलर को भी और बायर को भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। फोर्थ हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में एंट्री बिना भी किसी रिस्ट्रिक्शन के ले सकती है और एग्जिट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो सकती है। इंडस्ट्री में फर्म का एंट्री यानी आना और जाना दोनों ही बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होता है। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, आओ, मार्केट ओपन है, अपना सामान बेच सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में अगर है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ दम है, कुछ है उसमें ऐसा जो आप बाकी अपने जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उससे अच्छा उसको सेल आउट कर सकते हो, तो यू आर वेलकम। और अगर नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हो और लॉस हो रहा है, तो आप आराम से इस मार्केट से जा भी सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फिर इसमें आ जाएगा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो होती है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होती है, फर्म्स के हिसाब से नहीं होती है डिसाइड, इसीलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आता है। नहीं तो फिर प्राइस में क्या है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि कोई फर्म कहाँ पे सेटअप है, किसी को उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे कितने का मिला है, हर चीज में वो वेरी करेगा, हर मौसम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, हर चीज में जो ट्रांसपोर्टेशन है जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर प्राइस में ही हर फर्म को अवेलेबल हो। इसीलिए हमें प्राइस सिमिलर रखनी होती है इस मार्केट में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। फिर आ जाएगा लास्ट हमारा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि फ्रीडम होता है एंट्री और एग्जिट का, तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी और जो आर्टिफिशियल फोर्सेस हैं इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी अपना सामान किसी को भी बेच सकता है, कोई भी सामान कहीं से भी यहाँ पे बायर किसी भी सेलर से खरीद सकता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट में, लेकिन ये एंट्री और एग्जिट क्या है, हम लॉन्गर पीरियड में ही इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टर पीरियड में तो हमें मालूम ही नहीं चलता, हम सेटअप करते हैं, मार्केट को समझते हैं, धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हैं, तो एक लॉन्गर पीरियड में ही एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, शॉर्टर पीरियड में ये एंट्री एग्जिट पॉसिबल नहीं होती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा ग्राफ किस तरीके से बन के आ जाएगा, डिमांड का प्राइस हो गया, आउटपुट हो गया वाई एक्स, तो हमने जान ही लिया है कि जो प्राइस होती है वो यहाँ पर कांस्टेंट होती है, तो प्राइस को हम कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है वो अकॉर्डिंग टू फर्म, वो जो बायर जितना कम ज्यादा भी खरीद सकता है, कम भी खरीद सकता है, तो वो क्वांटिटी है जो वेरी होती रहती है, लेकिन जो प्राइस है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके हिसाब से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी इनफाइनाइट हो जाती है, वो किसी भी हद तक बढ़ और किसी भी हद तक वो कम हो सकती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, उसके बारे में फिर आप मीनिंग लिखने के बाद साइड में ये ग्राफ इस तरीके से बना देंगे और उसके बाद फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना देंगे परफेक्ट कंपटीशन के, और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम देख लेते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट, जो कि होता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? जहां पर सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर मतलब वही राजा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, अब उसका कोई वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अब वो बस उसको सेल करेगा और उससे रेवेन्यू कमाएगा। उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है कि कोई यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा या मेरा प्राइस बिक नहीं पाएगा या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की जो वो बिके। उसको कोई जरूरत नहीं होती है, उसने अपना बना लिया, अभी वो टेंशन फ्री हो गया। तो उधर वो हो जाता है मोनोपोली। तो और इसमें क्या होता है, एक तो सिंगल सेलर और नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल। ऑब्वियस है, सब्सटीट्यूट नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो सिंगल सेलर होता है और नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। अब ये मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कैसे होती है? जब पेटेंट राइट करा लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाया और उसको बाद उसका पेटेंट करा लिया, तो वहां पे उस प्रोडक्ट की जो है वो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई है। और ऐसा ज्यादातर होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है, तो उसमें हम फिर पेटेंट राइट भी करा सकते हैं और उस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो पाता है मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज। रेलवेज एक ऐसा मोनोपोली का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। भारत सरकार ने चला दी, आपने अब देखा तो है नहीं कि भाई उसके अलावा भी कोई ट्रेन अवेलेबल हो रही है, उसके अलावा भी कोई रेलवे सर्विसेज आपको अवेलेबल हो रही है। महंगी है, सस्ती है, जो भी है, गंदी है, जैसी भी उसकी सर्विसेज है, अपने को तो वही है जो है यूज करनी है तो करो, नहीं तो फिर फ्लाइट से जाओ, कार से जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ट्रैक वाला जो वो रेलवेज अगर आपको अवेल करना है, तो आपको वही वाली रेलवे ही सर्विसेज को ही आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये ऐसा तभी हो पाता है जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और लास्ट आ जाएगा कि कार्टल्स होते हैं। कार्टल्स मतलब वो होते हैं जो कि कोई भी 3-4 फर्म मिलके एक अपनी ही मोनोपोली बना लेती है, अपना एक ग्रुप बना लेती है मोनोपोली का। तो उसमें जैसे एक मोनोपोली मार्केट था, उसमें वो 3-4 फर्म मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्होंने लिया, उसकी पेटेंट राइट करवाया, उसमें गवर्नमेंट का उसमें इंक्लूजन डाला और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना। तो उसको हम कार्टल बोलते हैं कि ऐसे 3-4 फर्म्स मिलके एक किसी प्रोडक्ट का मोनोपोली वो क्रिएट करें मार्केट में, तो उस ग्रुप को हम कार्टल्स बोलते हैं। तो इन सिचुएशंस की वजह से मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आ जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव, यहाँ पर क्या वैसे भी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, उसकी वजह से जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और अगर जो हमारा जो सेलर है मोनोपोली में, वही डिसाइड करता है प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर उसको ज्यादा सेल आउट करने हैं अपने प्रोडक्ट, तो वो प्राइस कम कर देगा। अगर उसको अपने ज्यादा सेल आउट नहीं करने, उसको रेवेन्यू कमाना है कम सेल आउट करके भी, तो वो अपनी जो प्रोडक्ट की है वो प्राइस बढ़ा देगा। तो वो सेलर के ऊपर होता है, वो किस तरीके से मार्केट में खेलना चाहता है, क्योंकि उसकी मर्जी है यहाँ पर। तो वो प्राइस जिस हिसाब से डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से उसका डिमांड भी प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो जब स्टूडेंट्स आप मीनिंग यहाँ पर मोनोपोली का आप दिखाएंगे, तो आप ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं उनको तो एक पैराग्राफ में आप दिखा सकते हो आराम से। कार्टल्स को आप एक वैसे उसमें इंक्लूड कर देना, जब आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें इंक्लूड कर देना कि कार्टल्स की वजह से हम होता है क्रिएट मोनोपोली। फिर आप अलग से भी कार्टल्स के बारे में बता सकते हैं, इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे कि हाँ, इस बच्चे को अच्छे से डिटेल मालूम है इस टॉपिक के बारे में। तो कार्टल का एक अलग से आप पैराग्राफ, चाहे 2 या 3 लाइन में ही आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन एक अलग से इंपैक्ट आएगा ब्लैक और ब्लू इस तरीके से दिखा के अंडरलाइन करके। तो एक अलग से इंपैक्ट आएगा उस आंसर शीट में। तो इसको एक पैराग्राफ में और कार्टल्स को इस पैराग्राफ में इंक्लूड करने के बाद भी अलग से इसको 2-3 लाइन में आप समझा सकते हैं और फिर साइड में ये ग्राफ तो हो ही जाएगा। अब फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मोनोपोली के। फर्स्ट है यहाँ पर 1 सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये तो हमने देख ही लिया कि एक सेलर होता है और बायर्स तो यहाँ पे खूब सारे होते ही हैं। नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, वो भी हमने जान लिया मीनिंग में ही कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसीलिए ये मोनोपोली होता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, हमने ये मीनिंग में फिर देख लिया था कि जो सेलर होता है वही डिसाइड करता है कि वो कितना प्राइस रखना चाहता है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में बेचना चाहता है तो कम प्राइस रखेगा, और कम
क्वांटिटी बेचना चाहता है तो वो ज्यादा प्राइस रखेगा। कम क्वांटिटी इसलिए भी हम कभी कभी प्रेफर करते हैं कि ज्यादा सप्लाई, हम ज्यादा हमने प्रोडक्शन नहीं किया उस टाइम पे, तो हम नहीं चाह रहे उसको बेचना, तो हम उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। या फिर हम चाह रहे हैं कि उसके रेवेन्यू ज्यादा कमाना चाह रहे हैं हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो हमने इसलिए उसका प्राइस ज्यादा कर दिया कि अगर मान लो अगर 5 यूनिट्स भी बिकती है तो वो ज्यादा प्रॉफिट हमें कमा के दे, तो इसीलिए हमने प्राइस ज्यादा कर दिया। वो सेलर डिसाइड करता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री, क्योंकि पेटेंट राइट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो ऑब्वियस हो गया कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस तो होगी ही एंट्री और यहाँ पर एंट्री करने में। और लास्ट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है कि अलग बायर से अलग प्राइजेस यहाँ पर चार्ज हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल रेलवेज का ही ले लेते हैं कि जो एक नॉर्मल सिटीजन जो होता है उनके लिए प्राइस अलग होता है, सीनियर सिटीजन के लिए टिकट का प्राइस डिफरेंट हो जाता है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए, डिफेंस में है कोई तो उनके लिए प्राइजेस डिफरेंट हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ कंसेशन मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं, हर बायर को उस अलग अलग प्राइजेस में वही सेम रेलवे की टिकट प्रोवाइड करी जाती है। तो ये हो गए इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये काफी इजी टॉपिक था, तो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। परफेक्ट कंपटीशन हमने देख लिया, मोनोपोली देख लिया। अगर इसी जगह आपके लिए ऐसे अलग से ना बताने की जगह आपके पास डिफरेंस आता है, तो भी आप इसी जो चीज हमने यहाँ पर समझी है कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग और ग्राफ के हिसाब से, उन्हीं चीजों को आप फिर टेबुलर फॉर्म में दिखा देंगे। ये टोटली बिल्कुल डिफरेंट है परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली। तो अच्छे खासे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, फिर चाहे वो सेलर के नंबर्स में हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट में हो, चाहे वो कंट्रोल में हो, रिस्ट्रिक्शन में हो, प्राइस, इसमें 5 पॉइंट्स जो है वो डिफर करते हैं प्राइस वो परफेक्ट कंपटीशन से, और इसका ग्राफ भी अलग हो गया, मीनिंग भी अलग हो गया। तो आप इजीली सिर्फ ये याद करने से आप इसका डिफरेंस भी लिख के आ सकते हैं, और अगर अलग से आप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो भी इजीली समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, और हम फटाफट देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या समझा। हमने देखा कि व्हाट इज मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी इजी टॉपिक्स थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।